प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल के अंतर्गत अपना टॉपिक रस निष्पत्ति लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पिछला वीडियो जो डाला था वो था रस के बारे में कि रस क्या होता है, कि रस जैसे किसी काव्य को देखते समय, सुनते समय, श्रवण करते समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाती है। आज का हमारा टॉपिक है रस निष्पत्ति, यानी कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। जो रस का विभिन्न आचार्यों ने व्याख्याएं की है और बताया है कि जो रस की निष्पत्ति है, उत्पत्ति है, वो किनके अंदर होती है, कैसे होती है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं कि रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज रस निष्पत्ति का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, रस निष्पत्ति को अगर एक शब्द में कहें तो उसका मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि सहृदय के अंदर रस की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, कैसे वो उसका उपभोग करता है, कैसे उसका भोग करता है, किस प्रकार वो उसका आस्वाद्य करता है। तो रस निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति कैसे हो रही है। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता जो हैं वो है आचार्य भरत मुनि। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, जिन्होंने एक सूत्र दिया था रस निष्पत्ति का। जैसे विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यानी कि अर्थात विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी को हमने रस के दौरान पढ़ा था संचारी भाव, संचारी भाव। विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से, भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। यानी कि भरत मुनि जी के कहने का तात्पर्य था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव, भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। अर्थात भरत मुनि जी कहते हैं कि जो रस की निष्पत्ति होती है उसमें कारण होना जरूरी है, सह कारण होना जरूरी है, भाव होना जरूरी है, और विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, के मिलन से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे भरत मुनि ने, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में बताया कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से सूपक अन्न का आस्वाद करने से अनुभूति होती है, उसी प्रकार विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी उनका मानना है कि जिस प्रकार हम अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन हैं और औषधियों के मिश्रण से जो अन्न बनता है, सूपक अन्न बनता है, और उसी के प्रकार जो रस निष्पत्ति है उसमें विभाव हैं, अनुभाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं, उनका संयोग होता है, तब जाकर के वो रस की निष्पत्ति सहृदय के अंदर होती है। तो आचार्य भरत मुनि जी रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता थे। उनका सूत्र था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और उनका एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने इस व्याख्या को बताया था। अब हम देखते हैं कि
रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता जो थे वो थे आचार्य भरत मुनि। उनको मूल प्रवर्तक माना जाता है और उनका एक सूत्र था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है उनके जो रस निष्पत्ति की जो व्याख्या थी उनको 4 विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत प्रकट किए और अनेक अपने अपने तरीके से उन्होंने व्याख्याएं प्रदान की या व्याख्याएं की। तो उनमें से पहले हम देखते हैं कि भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, यानी उन्होंने अपने मत से कैसे कहा कि रस की निष्पत्ति होती है। तो भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, उसके जो अन्य नाम हैं वो मिलते हैं उपचयवाद, आरोपवाद, अर्थात उनका जो मत है उनके अन्य नाम उपचयवाद, आरोपवाद और उत्पत्तिवाद, 3 नाम उनमें देखने को मिलते हैं। रस, और ये भट्टलोलट क्या कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, ये कहते हैं कि रस की जो है वो उत्पत्ति होती है। इसके लिए कार्य कारण सहकारी कारण से ही संभव होती है, यानी उनका मानना है कि रस की उत्पत्ति होती है, तभी उसके मत का नाम उत्पत्तिवाद है। और इसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए कार्य कारण होना जरूरी है, यानी कोई रस की प्राप्ति हो रही है तो वो कैसे हो रही है, क्या कारण है, इसके लिए कारण सहकारी कारण, और वो जो कारण है वो किस कारण उत्पन्न हो रहा है उसके साथ सहकारी कारण का होना भी अति आवश्यक है। तो कारण से संभव होती है और स्थायी भाव ही परिपक्व होकर रस को प्राप्त करते हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि रस को जो प्राप्त करते हैं वो कौन है, वो स्थायी भाव ही रस को परिपक्व होकर रस को प्राप्त करते हैं। स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का संयोग रहता है, आदि का मिश्रण रहता है। विभाव का, अनुभाव का और संचारी भावों का मिश्रण रहता है। रस अनुकार्य में होता है। ये कहते हैं कि रस जो है वो अनुकार्य में होता है, जबकि दर्शक अभिनेताओं पर मात्र आरोप कर लेता है। और संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है। संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है और संयोग के अंतर्गत हम 3 बातों को देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 पे है विभाव प्लस स्थायी भाव के बीच जनक जन्य का संबंध होता है। अनुभाव और स्थायी भाव के बीच गमक और गम्य का संबंध होता है। और तीसरे संचारी भाव प्लस स्थायी भाव के बीच पोषक और पोष्य का संबंध होता है। और भट्टलोलट कहते हैं कि निष्पत्ति का जो अर्थ है वो उत्पत्ति होता है, और इसी से उन्होंने अपने जो मत का जो नाम दिया था वो था उत्पत्तिवाद। अर्थात भट्टलोलट जो हैं उनके उत्पत्तिवाद को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि भट्टलोलट जो है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। इस मत के अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं उपचयवाद और आरोपवाद। इसके अनुसार, भट्टलोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के लिए जो है कार्य कारण सहकरण का होना अति आवश्यक है, और स्थायी भाव ही परिपक्वता को होकर रस की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी कि स्थायी भाव ही रस की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, और विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के से प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। यानी तीनों से प्राप्त होते हैं तभी रस कहलाता है। उसके अंदर विभाव होना जरूरी है, अनुभाव भी हो, संचारी भाव हो, उन तीनों का मिश्रण उसमें होता है। और भट्टलोलट जी का मानना है कि रस जो है वो अनुकार्य में होता है, अर्थात राम में होता है। और दर्शक क्या करते हैं, जब भी जैसे कोई रामायण देख रहा है कोई दर्शक, तो वो जो दर्शक है वो रस की उत्पत्ति कैसे करता है कि रस जो है वो अनुकार्य में मान लेता है, यानी राम में मानता है भट्टलोलट जी के अनुसार। और पर दर्शक जो है वो अभिनेताओं पर
जो अभिनय कर रहे हैं, राम सीता लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं, उस पर राम का आरोप कर लेते हैं कि यही हमारे राम है या ऐसे हो सकता है। और अभिनेता को वो गौण रूप में मान लेते हैं, वो अभिनेता को क्या मानते हैं? गौण रूप में मानते हैं। और आगे कि संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है जिसके अंदर तीन बातें देखने को मिलती हैं। विभाव प्लस स्थायी भाव के बीच, यानी विभाव और स्थायी भाव के बीच जनक जन्य का संबंध होता है। अनुभाव और स्थायी भाव के बीच गमक गम्य का संबंध होता है। और संचारी भाव प्लस स्थायी भाव के बीच पोषक पोष्य का संबंध होता है। इसी मत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ बताया था उत्पत्ति, और उत्पत्ति बताया तभी उनके जो मत का नाम है वो उत्पत्तिवाद पड़ा। रस निष्पत्ति का जो प्रथम मत है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद था, उसके बाद दूसरे आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद है वो देखें कि इन्होंने जो है आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का मत दिया जो कि अनुमान पर आधारित है। पहले में जैसे भट्टलोलट जी ने कहा कि वो आरोप कर लेता है या उत्पत्ति होती है, लेकिन शंकुक कहते हैं वो ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है कि वो कहते हैं कि अनुमितिवाद अनुमान पर आधारित है। वो अनुमान कर लेता है कि वो राम है, वो जो सहृदय वो सामाजिक अभिनेता है वो अनुमान कर लेता है कि वो वैसा है जो वो रामायण या देख रहा है, जो दर्शक है वो तो अनुमान पर आधारित है। सहृदय नट पर राम आदि का आरोप नहीं करता अपितु अनुमान कर लेता है। भट्टलोलट जी ने कहा था कि वो आरोप कर लेता है सहृदय नट पर राम, लेकिन ये मानते हैं कि ये कहते हैं कि नट पर आरोप नहीं करता बल्कि वो अनुमान कर लेता है। और इस अनुमान के अंतर्गत वो चार प्रकार की उसे प्रतीति होती है, संशय होता है। और वो चार प्रकार कौन कौन से हैं कि इनके मत में प्रतीति है वो चार प्रकार की है। वो चार प्रकार हैं, राम को राम समझना, या तो वो दर्शक है उस अभिनेता को राम समझेगा, वो सम्यक प्रतीति हो गई, या राम है अथवा नहीं ये संशयात्मक हो गई, यानी उसमें दर्शक सहृदय में संशय हो गया उत्पन्न कि वो राम है अथवा नहीं है, संशयात्मक। और राम को अन्य समझना, या वो राम को कुछ अन्य कुछ और समझ लेता है, यानी मिथ्या प्रतीति हो गई। या वो समझता है कि ये राम जैसा है, यानी ये राम जैसा उसको मान लेता है, तो वो सादृश्य प्रतीति हो गई। अर्थात यानी इन्होंने कहा कि जो सहृदय है जो नट है वो राम पर अनुमान कर लेता है, अनुमान करता है, और इसीलिए इसका मत का नाम अनुमितिवाद पड़ा। और प्रतीति है वो चार प्रकार की है, जैसे राम को राम समझना, सम्यक प्रतीति, राम है अथवा नहीं है वो संशयात्मक हो गया, संशय उत्पन्न हो गया, और राम को कुछ और समझ बैठता है तो वो मिथ्या प्रतीति हो गई। या वो चाहता है कि राम जैसा है, यानी वो सादृश्य प्रतीति हो गई। इसके बाद शंकु के अनुमितिवाद में एक शब्द आता है चित्रतुरंग न्याय, यानी इन अनुमितिवाद में, शंकु के अनुमितिवाद में चित्रतुरंग न्याय वो क्या है? चित्रतुरंग न्याय, चित्रतुरंग न्याय होता है कि चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, तो वो चित्रतुरंग न्याय कहलाता है। यानी हमने कोई चित्र देखा, जैसे कोई सेब का चित्र देखा, या कोई घोड़े का चित्र देखा, या कोई अन्य चित्र को देखा और हमने कहा कि ये घोड़ा है या ये सेब है, यानी ये मान लेता है कि जैसे ये कोई चित्र है बना है घोड़े का जो चित्र बना है, और इस चित्र को हम देखकर ये कहें कि ये घोड़ा है या ये सेब है, तो ये क्या कहलाता है? ये चित्रतुरंग न्याय कहलाता है। अर्थात चित्र में बने घोड़े को देखकर, चित्र में बने घोड़े को देखकर घोड़ा समझ
बैठना वो कहलाता है चित्रतुंग न्याय। चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, ये चित्रतुंग न्याय कहलाता है। और शंकुक का आगे जो शंकुक जी कहते हैं कि नट की अभिनय कुशलता के कारण पात्र में रति भावों का अनुमान कर लेता है। यानी शंकुक जी हैं वो मानते हैं कि नट की जो अभिनय कुशलता है वो नट की अभिनय कुशलता के कारण पात्र में रति भावों का अनुमान कर लेता है और इस कला को क्या कहते हैं, कला प्रतीति कहा जाता है। यानी शंकुक जी कहते हैं कि नट की अभिनय कुशलता के कारण, नट की अभिनय कुशलता के कारण नट में रति भावों का अनुमान कर लेता है। नट में रति भावों का अनुमान कर लेना ही कला प्रतीति कहा जाता है। कला प्रतीति कहा जाता है। यानी शंकुक जी कहते हैं कि नट की अभिनय कुशलता के कारण पात्र में नट या रति भावों का अनुमान कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, कला प्रतीति कहा जाता है। शंकुक जी ने शंकुक की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो अनुमान पर आधारित है, यानी वो अनुमान के ऊपर ही आधारित है। और नट नटी जो है काव्य निवेद राम का अनुकरण करते हैं, मूल पात्र का नहीं। यानी शंकुक जी की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल अनुमान पर आधारित है और नट नटी जो हैं काव्य निबद्ध राम का अनुकरण करते हैं, मूल पात्र का नहीं। यानी शंकुक जी मानते हैं कि रस निष्पत्ति के दौरान जो नट नटी हैं, जो अभिनय वो कर रहे हैं, वो काव्य निबद्ध, जो कवि ने जो लिखा है काव्य के दौरान, जो उसको संचोया है, पिरोया है, उस राम का अनुकरण करते हैं। जैसा उसने लिखा है, नट नटी है, वो उसी का अभिनय करते हैं और मूल पात्र का नहीं। ये मानना है शंकुक जी का। और अनुभावों का अनुकरण जो है वो दो चीजों से, वस्तुओं से जरूरी है। यानी अनुभावों का अनुकरण शिक्षा से और अभिनय कुशलता से। शंकुक जी मानते हैं कि अनुभावों का अनुकरण वही कर सकता है जो शिक्षा और अभिनय कुशलता हो, उसके अंदर अभिनय की कुशलता हो के कारण ही वो रस निष्पत्ति होती है। और संयोग का अर्थ उन्होंने अनुमान माना है। शंकुक जी ने संयोग का अर्थ उन्होंने अनुमान को दिया, तभी उनके मत का नाम अनुमितिवाद पड़ा। और रस निष्पत्ति का इन्होंने अर्थ माना है अनुमिति। शंकुक जी ने रस निष्पत्ति का अर्थ माना है अनुमिति, तभी इसके मत का नाम जो है अनुमितिवाद पड़ा। आगे हम बात करते हैं रस निष्पत्ति के दो हमने मत देख लिए, भट्ट लोलट का और शंकुक का अनुमितिवाद। अब हम देखते हैं तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक जी का भुक्तिवाद। भट्ट नायक जी का भुक्तिवाद, और हमने पीछे पढ़ा था कि इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत भी दिया था। भट्ट नायक जी ने साधारणीकरण का सिद्धांत भी दिया था। और भट्ट नायक जी मानते हैं कि रस की निष्पत्ति जो है न तो उसकी उत्पत्ति होती है और न उसकी अनुमिति होती है, बल्कि उसकी भुक्ति होती है। यानी भट्ट नायक जी कहते हैं कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, अपितु क्या होती है, भुक्ति होती है। और इन्होंने इसी आधार पर भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया। ये कहते हैं कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, जबकि ये भुक्ति केवल होती है। और ये जो भुक्तिवाद है भट्ट नायक जी का, वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन पर आधारित है, जिसमें क्या होता है कि भुक्ति और संयोग के दो अर्थ लिए जाते हैं। भुक्ति और संयोग के दो अर्थ होते हैं, भोज्य और भोजक का संबंध होता है। इसमें भोज्य भोजक का संबंध होता है। भावक्त्व व्यापार से काव्य में वर्णित विभावादि किसी व्यक्ति
विशेष में न होकर सर्वसाधारण में होता है। यानी भट्ट नायक जी कहने का तात्पर्य है कि भावत्व व्यापार में जो भाव का जो व्यापार है उसमें जो वर्णन किया गया है और विभावादि जो है वो किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होता, बल्कि वो सर्वसाधारण के बीच हो जाता है, सर्वसाधारण का वो ग्राह्य हो जाता है। और इसी कारण उन्होंने सिद्धांत दिया था साधारणीकरण का सिद्धांत। इसके बाद जैसे ही भावत्व व्यापार में काव्य में वर्णित विभावादि जो हैं वो व्यक्ति विशेष न होकर सर्वसाधारण के हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, साधारणीकरण होते ही जैसे ही सहृदय का साधारणीकरण होता है उसमें सामाजिक के सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है। यानी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण या सत्व गुण। ये 3 प्रकार के गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो साधारणीकरण होते ही सामाजिक के सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है, यानी सत्व गुण जो है वो उदय हो जाता है और रजोगुण और तमोगुण का शमन हो जाता है, यानी वो उसका नाश हो जाता है रजोगुण और तमोगुण का। किसके उदय होते ही, सत्व गुण के उदय होते ही। और कैसे, साधारणीकरण के द्वारा, साधारण होते ही, यानी वो व्यक्ति विशेष न होकर के सर्वसाधारण का हृदय हो जाता है। उसके बाद सहृदय अपने ही साधारणीकरण भाव का रस रूप में उपभोग करता है, यानी सहृदय अपने ही साधारणीकरण भाव का रस रूप में उपभोग करता है। और रस को सहृदय सामाजिक का बताया। किसने बताया? भट्ट नायक जी ने। भट्ट नायक जी ने कहा कि रस जो है वो सहृदय सामाजिक में होता है। इसके बाद काव्यादि का आनंद लेते समय रजोगुण तमोगुण का निर्वृत्ति हो जाती है और सत्व गुण का जैसे ही उदय होता है तो हम लोकोत्तर आनंद की अनुभूति लेते हैं। और वो आनंद क्या कहलाता है? वो आनंद ही रस कहलाता है और उसकी निष्पत्ति हो जाती है। यानी रस की निष्पत्ति कैसे होती है ये भट्ट नायक जी ने बताया। और इनके मुख्य जो अंश हैं वो देखें कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अनुमिति होती है, बल्कि क्या होती है? भुक्ति होती है। और शब्द के ये 3 रूप मानते हैं, भावत्व व्यापार, बोधकत्व व्यापार और अभिधा व्यापार। जैसे हमने साधारणीकरण के दौरान पढ़ा था उस समय उन्होंने 3 व्यापार बताए थे, अभिधा, भावत्व और बोधकत्व। वही 3 का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। और ये कहते हैं कि जो रस की निष्पत्ति है वो भाव के दौरान होती है, भाव से होती है। इसीलिए उन्होंने अपने मत का जो नाम है वो भुक्तिवाद रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि रस निष्पत्ति में 3 व्याख्याएं संपूर्ण हो गई। और अब हम अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद देखते हैं। इन्होंने कुछ उन तीनों से अलग हटकर ही उनकी परिभाषा रही। उन्होंने कहा, इनके अनुसार उन्होंने कहा कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है। उन्होंने कहा कि अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने कहा कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, न ही रस की अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने कुछ अलग ही कहा। इन्होंने कहा अभिव्यक्ति होती है रस की, तभी रस निष्पत्ति होती है। और इसी पर आधारित उन्होंने अपने जो मत का नाम जो दिया वो दिया अभिव्यक्तिवाद। यानी रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है, बल्कि क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। और ये मानते हैं कि रस जो है व्यंजना का व्यापार है। रस जो है वो व्यंजन शक्ति का क्या है? व्यापार है। जैसे मिट्टी में व्यापक गंध होती है जो कि जल के छींटे देने से उदित हो जाती है, उसमें से गंध या खुशबू आने लग जाती है। उसी प्रकार सहृदय में, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थायी भाव विभाव के कारण अभिव्यक्त होती है।
यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि रस व्यंजना का व्यापार है। जैसे मिट्टी में गंध व्याप्त होती है, वो जब बरसात होती है या कोई अन्य तरीके से जैसे जल के हम छींटे देते हैं, यानी कोई कार्य हम करते हैं, कोई कारण करते हैं, फिर वो जो है उसकी गंध या खुशबू जो है वो आने लग जाती है। उसके उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में, जो सामाजिक सर्वसाधारण जो लोग हैं उनके सहृदयों में वासना रूप में स्थायी भाव होते हैं। वासना रूप में उसके अंदर स्थायी भाव होते हैं, जो कि विभाव, अनुभाव, संसारी भाव के द्वारा उदित होते हैं। उनके द्वारा ही हम उसकी अभिव्यक्ति होती है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है और रस की निष्पत्ति वो प्राप्त कर लेता है। तो उनका मानना है कि रस व्यंजना का व्यापार है और रस व्यंग्य है जो व्यंजना का व्यापार है। वो मानते हैं कि रस जो है वो व्यंग्य है एक प्रकार का और वो व्यंजना का व्यापार है। और जो है अभिनव गुप्त हैं वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव उनके व्यंजक हैं, अभिव्यंजक हैं, जो स्थायी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि स्थायी भाव का उदय कैसे होता है? उनका उदय होता है विभाव से, अनुभाव से, संचारी भाव से उसका उदय होता है, जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं या व्यक्ति के माध्यम से वो अभिव्यक्त करते हैं। आगे अभिनव गुप्त हैं, वो कहते हैं कि विभावादि जो है सामान्य व्यवहार में क्या है? लौकिक हैं। विभावादि सामान्य व्यवहार में क्या है? लौकिक। विभावादि जो है सामान्य व्यवहार में लौकिक हैं, किंतु नाटक में वो अलौकिक हो जाते हैं। किंतु नाटक में वो अलौकिक हो जाते हैं। यानी विभावादि जो है वो सामान्य व्यवहार में क्या है? लौकिक हैं, लेकिन जब नाटक होता है, नाटक में वो वर्णित जब होता है तो वो अलौकिक हो जाते हैं। यानी उनमें आनंद की अपार क्षमता हो जाती है, आनंद का अनुभव उसमें होने लग जाता है। और इनका जो रस सिद्धांत है अभिनव गुप्त का, वो शैव मत पर आधारित है। और इन्होंने कहा है कि रस जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर है और रस की सत्ता जो है उन्होंने आत्मगत मानी है। इन्होंने कहा है कि रस की सत्ता है वो आत्मगत होती है और रस जो है वो सहृदय सामाजिक के हृदय में व्यापक होता है। ये मानते हैं कि जो रस है वो सामाजिक के हृदय में पहले से व्याप्त होता है, जो कि सुप्त अवस्था में होता है और उसको उदित करने के लिए कोई कारण चाहिए, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव चाहिए, कोई कारण चाहिए, सहकारी कारण चाहिए, तभी वो उदित होता है। और इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। इन्होंने कहा है कि रस की जो निष्पत्ति है, निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति को माना है और संयोग का इन्होंने अर्थ दिया है व्यंग्य व्यंजक संबंध है। इन्होंने कहा है कि संयोग जो है वो व्यंग्य और व्यंजक संबंध का होता है। तो इस प्रकार अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद कहता है कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और न अनुमिति होती है, न भुक्ति होती है, जबकि क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। और रस का इन्होंने व्यंजना व्यापार माना। ये मानते हैं कि रस व्यंग्य है जो व्यंजना का व्यापार है और इसके लिए उन्होंने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो है वो स्थायी भाव को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। और विभावादि का सामान्य में उन्होंने लौकिक अर्थ लिया, किंतु काव्य और नाटक में इन्होंने अलौकिक स्वरूप इसको दे दिया। वो मानते हैं कि जब काव्य नाटक में वो जाता है तो अलौकिक हो जाता है, आनंद की प्राप्ति उसमें हो जाती है। और अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो शैव मत पर आधारित है। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है और इस व्याख्या में सत्ता की वो है आत्मगत मानी गई है। रस की जो सत्ता है वो आत्मगत होती है, आत्मा के द्वारा होती है, आत्मगत होती है। और इन्होंने माना कि रस हृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। इन्होंने निष्पत्ति को अभिव्यक्ति का नाम दिया।